तो दोस्तों अभी मैं इलाहाबाद संग्रहालय से निकल चुका हूँ यहाँ से, और मुझे अब चलना है अपने स्टेशन की ओर, क्योंकि मेरी ट्रेन है 5 बजे के समथिंग, और मैं स्टेशन पहुँचना चाहता हूँ जल्दी से जल्दी, क्योंकि कभी मेरी ट्रेन न छूट जाए और मुझे यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। और समय हो रहा है इसमें लगभग 3:30 के समथिंग, और वाहन का भी कोई पता नहीं किस समय मिले, कितनी देर में पहुँचे हैं, क्योंकि ट्रैफिक में भी कभी कभी काफ़ी देर लग जाती है। जब ट्रैफिक जाम होता है तो काफ़ी देर लग जाती है उसमें। अभी यहाँ से एग्ज़िट हो लेते हैं और सीधा स्टेशन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये रहा हमारे पीछे गेट नंबर 2, यहीं से एग्ज़िट हो लेते हैं दोस्तों। इस समय मैं पहुँच चुका हूँ स्टेशन पे, और अभी समय हो रहा है लगभग 3:40 के समथिंग, और मेरी ट्रेन है लगभग 5 बजे से बाद में। देखते हैं अभी समय है तो, क्योंकि कुछ खाना वाना खाएंगे अभी यहाँ पे, और वैसे ही भूख लगने लगी है तो खाना वाना खाएंगे। तो दोस्तों हम पहुँच गए गलत स्टेशन पे। मेरी ट्रेन जो स्टार्ट होगी वो होगी प्रयागराज संगम स्टेशन से, और मैं पहुंच गया था प्रयागराज जंक्शन पर। तो वहां से अब टाइम बचा था कम मेरे पास, तो मैंने रैपिडो किया। वहीं पे रैपिडो वाले भाई साहब खड़े थे, उनसे कहा मैंने, तो वो मांग रहे थे इतनी सी दूर के 6 किलोमीटर है लगभग एरिया, तो 6 किलोमीटर के मांग रहे थे 100 रुपये, और जबकि रैपिडो के हिसाब से हो रहे हैं 47 रुपये। तो मैंने कहा भाई जितने बनना है इतने ले लेना, क्यों वो कर रहा है। तो मैं 50 रुपये में उसे दे के अब यहाँ पे पहुँच चुका हूँ इस समय प्रयागराज संगम पर। ये रहा मेरे पीछे प्रयागराज संगम। अभी यहाँ से है मेरी ट्रेन 5:20 पे, नौचंदी एक्सप्रेस, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे खड़ी है। अब उस पर चलते हैं पहले और देखते हैं सीट अपनी। तो दोस्तों इस समय मैं पहुँच चुका हूँ अपनी इस ट्रेन के पास, नौचंदी एक्सप्रेस। ये खड़ी है मेरे पीछे, और मेरा है डिब्बा S9 और सीट नंबर 14 और S9 पे मेरा है। अब खाना वाना तो खा लिया है, खाना वाना खाने के बाद अब बैठते हैं इसमें। 5:20 पे यहाँ से चलेगी। रास्ते में खाने वाने के लिए ले लेते हैं। ये है मेरे पीछे दुकान, यहाँ से कुछ रास्ते में खाने के लिए ले लेते हैं, और अब आगे का सफ़र आपको ट्रेन में दिखाएंगे। तो फाइनली दोस्तों अब हम मुरादाबाद पहुंचने वाले हैं। मुरादाबाद से थोड़ा सा 5 किलोमीटर के करीब पीछे हैं इस समय, और हमारी ट्रेन जो है 4 घंटे 35 मिनट के करीब लेट है इस समय। 4 घंटे 35 मिनट की लेट है हमारी ट्रेन, जो कि नौचंदी एक्सप्रेस है दोस्तों। ये ट्रेन हर समय इतनी लेट चलती है। ये सहारनपुर से प्रयागराज संगम के लिए जाती है, और फिर वहाँ से फिर वापस आती है। इसका ये रूटीन है, और लेट तो हमेशा होती है, क्योंकि ये परसों भी 3.5 घंटे लेट हुई थी, आज 4.5 घंटे लेट हो गई ट्रेन। इसका ये रूटीन रहता है ट्रेन का लेट होने का, हमेशा इतनी लेट होती है ये ट्रेन। चलो देखते हैं, अब स्टेशन पहुँचने वाले हैं। स्टेशन पे उतर के तब मिलते हैं आपको। कुछ मुझे किताबें वगैरह भी खरीदनी है। वहाँ से स्टेशन से उतरने के बाद देखते हैं कौन कौन सी अच्छी किताबें, थोड़ी सी मुझे कुछ सजेशन मिला है मुझे किताबों का, वो किताबें खरीदनी है। एक तो गांधी जी की आत्मकथा वो वाली किताब खरीदनी है, और कुछ तो एक किताबें और हैं जो खरीदनी है मुझे मुरादाबाद से। तो दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ इस समय मुरादाबाद स्टेशन पे। ये गाड़ी लगभग 4.5 घंटा लेट हो चुकी थी। अब मुरादाबाद पहुंच चुका हूं। अभी यहाँ से मैं ऑटो लेता हूँ। ऑटो लेने के बाद फिर बस स्टैंड पहुँचूँगा मैं, टांडा बस स्टैंड। फिर वहाँ से घर के लिए निकलूँगा। रास्ते में कुछ किताबें वगैरह ख़रीदनी है। किताबें ख़रीदने के बाद फिर सीधा घर के लिए निकल जाएंगे। तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ इस समय मुरादाबाद से टांडा, ये चेकिंग करके, और खड़े खड़े काफ़ी देर हो गई है मुझे यहाँ पर टांडा बस अड्डे पर।
टांडा बस अड्डे से मैं थोड़ा सा आगे निकले आया हूँ, फिर चेकिंग करके जाऊँगा सीधा टांडा। देखते हैं कौन कौन मिलता है, रोकता है सवारी टांडे तक के लिए। जाएंगे चेकिंग करके ही। ब्लॉग में बने रहिएगा, आपको टांडे तक का सफ़र दिखाते हैं, फिर घर चल कर मिलाते हैं आपको अपने भांजे से। मेरा छोटा बाबू, मेरा भांजा, कई दिन हो गए उसे देखे हुए। 3 दिन से तो मैं इलाहाबाद में ही हूँ। अब घर चल के मिलते हैं उससे और दिखाते हैं उसे आपको। आपने देखा भी है वैसे वो ब्लॉग में, मैंने जो दोनों ब्लॉग डाले हैं उसमें उसे दिखाया है, और वो अगले ब्लॉग में, इस वाले ब्लॉग में भी उसे दिखाऊंगा मैं आपको। तो बने रहिए ब्लॉग में मेरे साथ। तो साथियों, एक राइड मिल गई थी हमें मुरादाबाद से सीधा रामपुर चौराहे के लिए, और सरदार जी मिल गए थे एक, वो सीधा रामपुर चौराहे छोड़ के गए हैं मुझे। सरदार लोगों की एक ही बात, ये खासियत है कि वो हर चीज़ में आगे रहते हैं, इसीलिए उनके नाम के आगे सरदार जी लगाया जाता है। चाहे देश के लिए कोई भी जान देने की बात हो सेना में, या किसी भी तरह की समाज सेवा की बात हो, हमेशा सरदार लोग आगे रहते हैं, इसीलिए तो उनके नाम के आगे जी लगाया जाता है, सरदार जी। डायरेक्ट यहीं पे छोड़ के गए मुझे, और बोल रहे थे कि बेटा कोई परेशानी हो तो और आगे तक छोड़ आऊँ। मैंने कहा ना सर, बस यहीं तक, धन्यवाद आपका, आप मुझे यहीं तक छोड़ के गए। आप सिरसिमा चौराहे से देखते हैं कि कौन सी सवारी मिलती है, कोई बाइक वाला मिलेगा या कोई ऑटो वाला। ऑटो में तो खैर नहीं जाएंगे, किसी बाइक में या कि चेकिंग द्वारा ही जाएंगे। देखते हैं आगे कि कौन सा वाहन मिलता है। और ये है रामपुर चौराहे का कुछ नज़ारा इस तरीके का, रामपुर चौराहे के चौराहे का इस तरीके का दिखता है रामपुर चौराहा, और उसका चौराहा ये कुछ इस तरीके का। इधर है दोस्तों जामा मस्जिद, ताजपुर और मुरादाबाद के लिए भी इधर को जाती है रास्ता। और मैं हूँ इस समय रामपुर चौराहे के चौराहे पर, देख रहा हूँ किसी वाहन का इंतज़ार कर रहा हूँ, कोई मिलता है कि नहीं। दोस्तों, अभी एक छोटी सी राइड और मिली थी रामपुर चौराहे से लेके फोटोन तक। और भैया कोई नहीं रोक रहा भाई साहब, इस समय कोई रोकने को तैयारी नहीं है। देखते हैं अभी कौन रोकता है, इस समय कोई रोकने के लिए तैयारी नहीं है। फोटोन हॉस्पिटल तक मिल गई थी एक मुझे राइड रामपुर चौराहे से, और यहाँ से टांडा भी कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी सी दूर है बस। देखते हैं कोई मिलता है कि नहीं। पहली बात तो कोई रोकने से रुकता नहीं है, बड़ी मुश्किल खड़े होने के बाद काफ़ी देर हो जाती है रोकते रोकते, तब जाके कोई रुकता है, वरना कोई रोकने का नाम ही नहीं लेता है यहाँ पे। दोस्तों, अभी एक डॉक्टर साहब मिल गए थे फोटोन हॉस्पिटल से, सीधा उन्होंने मुझे सिरसिमा चौराहा छोड़ा है। अब सिरसिमा चौराहे से देखता हूँ कोई सवारी मिलती है कि नहीं, क्योंकि यहाँ से मिलना तो और ज़्यादा मुश्किल बात है, क्योंकि यहाँ से रास्ता बहुत ज़्यादा, अरे ट्रैक्टर के बाद, क्योंकि यहाँ से रास्ता बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है। टूटा हुआ तो टांडे से लेकर मुरादाबाद तक पूरा रास्ता बेकार है, टूटा हुआ है पूरा का पूरा रास्ता। सरकार इस रास्ते पे ध्यान ही नहीं दे रही है, बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है ये रास्ता। कोई बैठाने के लिए तैयार ही नहीं होता इस रास्ते पर तो, क्योंकि सिंगल सवारी पर ही वैसे ही तमाम सारी दिक्कतें होती हैं। अब देखते हैं कोई वाहन मिलता है कि नहीं। तो दोस्तों, सिरसिमा चौराहे से सीधा मुझे डूंगरपुर के लिए एक वाहन मिल गया था, एक बाइक वाले भैया थे वो मिल गए थे। अब डूंगरपुर चौराहे से सीधा एक छोटा हाथी है, उसमें बैठ के जा रहा हूँ। दोस्तों, इस समय मैं पहुँच चुका हूँ टांडा, और टांडे से घर जाने के लिए अब मुझे बाइक मंगानी पड़ेगी। छोटे वाले भाई को फ़ोन करता हूँ, वो बाइक लेके आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से कोई वाहन नहीं चलता हमारे यहाँ के लिए। कोई भी मिनी मेट्रो वगैरह चलती हैं तो वो इतनी सुबह चलती नहीं है, तो इसलिए बाइक मंगानी पड़ेगी मुझे अब घर जाने के लिए। ना तो 5 किलोमीटर है हमारा घर यहाँ से, टांडे से 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा मुझे, नहीं तो। दोस्तों, मैं इस समय पहुँच चुका हूँ झब्बूपुरा।
जब्बूपुरा वाले रास्ते पर हूँ मैं। और यहाँ पे मेरे पीछे एक मज़ार है और यहीं पर है बर्फ़ बनती है दोस्तों। देखो यहाँ पर पीछे ये इसी जगह बर्फ़ बनती है, बर्फ़ और लकड़ी वगैरह का कटान वगैरह होता है यहाँ पर, इसी जगह बर्फ़ बनती है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जितनी भी जगह है ये यहाँ पर बर्फ़ की सिल्लियाँ बनती हैं बड़ी बड़ी, और लकड़ी वगैरह का काम होता है। और यहीं पर है राइस मिल पीछे इसके, वो भी राइस मिल जो जब्बूपुरा वाले रास्ते पर है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी कि यहाँ पर राइस मिल किस जगह है। दोस्तों ये जो देख रहे हैं आप, ये है जब्बूपुरा वाले रास्ते पर राइस मिल है दोस्तों। ये यहाँ पे दोस्तों एक गांव हुआ करता था जब्बूपुरा, वो यहाँ के लोगों ने, जो आसपास के लोग थे, चोरों ने लूट के वो गांव पूरा उजाड़ दिया और यहाँ पे कुछ ही घर बचे थे, वो अपनी ज़मीन बेच के चले गए यहाँ से। ये जो मस्जिद दिख रही है आपको, ये इसी जगह यहाँ पे एक गांव बसा हुआ था, पूरा जब्बूपुरा नाम से एक गांव बसा हुआ था। वो चोरों ने लूट के, कुछ ही घर थे मतलब यहाँ पर, वो चोरों ने लूट के और वो गांव ही भजा दिया। कुछ घर बचे थे वो ज़मीन बेच के अपनी चले गए यहाँ से। और जिन लोगों को ज़मीन बेच कर गए थे उन लोगों ने यहाँ पर अपना बसेरा कर लिया और राइस मिल लगा लिया और यहाँ पे बर्फ़ की फैक्ट्री लगा ली बर्फ़ बनाने के लिए। और लकड़ी के लोडिंग होती है यहाँ पर, लकड़ी का कटान होता है यहाँ पर, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर जो इन लोगों ने बना लिए हैं यहाँ पर। और कुछ बसीकत भी हो गई है यहाँ पर, लोग बसने लगे हैं धीरे धीरे यहाँ पर। जो टांडे के बंजारे हैं उन्होंने यहाँ पर अपना डेरा डालना चालू कर दिया है। दोस्तों टांडे के बारे में एक बात और बता दूं आपको कि टांडे को राइस नगरी कहा जाता है, चावल की नगरी, क्योंकि टांडे में बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में राइस मिल है यहाँ पर टांडे में। एक तो मैंने ये आपको दिखाई दिया, ये तो लास्ट में ही है, खैर जब्बूपुरा वाले रास्ते पर है ये तो। और जो बीच टांडे में है वो आपको रोड पर ही मिल जाएंगे, काफ़ी सारे राइस मिल हैं। अगर आपको अच्छी क्वालिटी का चावल यहाँ से लेना है टांडे से तो आप ले सकते हैं। अच्छी से अच्छी क्वालिटी का पुराने से पुराना चावल मिल जाएगा आपको यहाँ पर, कई तरह का चावल मिल जाएगा यहाँ पे टांडे में आपको। और काफ़ी सारा चीज़ें यहाँ पे सस्ती भी मिलती हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट दिल्ली से लाते हैं माल और यहाँ पे बेचते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे सस्ती मिल जाती हैं आपको। और अब मेरा भाई आने वाला है दोस्तों, लगता है आ ही चुका, मुझे लग रहा है आ ही गया वो। अब चलते हैं सीधा घर दोस्तों, घर मिलते हैं आपको और मिलाते हैं अपने छोटे भाई से भी और अपने भांजे से भी। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं घर, और घर आने के बाद पता चला कि मम्मी पापा तो घर हैं ही नहीं, वो गए हुए हैं हल्द्वानी गए हुए हैं। एक्चुअली क्या हुआ कि मेरे जो पिताजी हैं उनकी बुआ जी एक्सपायर हो गई, उनकी डेथ हो गई है, तो उसके लिए मम्मी पापा दोनों वहाँ हल्द्वानी गए हुए हैं। और अभी वो आने वाले हैं लगभग, मैं इस समय हो रहा है लगभग 6:30 का, वो आने वाले हैं। और ये रहा हमारा बाबू जिसे देखने के लिए हम तरस रहे थे, हमारा भांजा श्रेयांश। श्रेयांश बाबू, लाभ लटक रही है तेरी, हाँ भाई लाभ लटक रही है। अगर आपको हमारे ब्लॉग अच्छे लगते हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।